यस सर। ओके, तो आज हम लोग जो है कम्युनिकेशन का लास्ट पार्ट करने वाले हैं, जो कि स्पेस कम्युनिकेशन है। तो 2 क्लास हो चुकी हैं, तीसरी क्लास है आज टोटल कम्युनिकेशन चैप्टर में। तो आज हम लोगों को डिस्कस करना है स्पेस कम्युनिकेशन, ठीक है। तो लास्ट चैप्टर का लास्ट पार्ट है। आई होप कि आज की क्लास में हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा। ओके, तो हम लोगों ने अब तक जो पढ़ा था, बाकी जो कम्युनिकेशन आपके थे वायर के थ्रू या उसके थ्रू भेज रहे थे आप, ट्रांसमीटर और इनके थ्रू, कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू। लेकिन अगर आप ग्राउंड मैंने कम्युनिकेशन चैनल में वायर की जगह पे स्काई में अगर वेव भेजो एक जगह से दूसरी जगह, अगर हवा में जा रही है, वो समथिंग जा रही है, तो हम उसको स्पेस कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो एक स्पेशल पार्ट है स्पेस कम्युनिकेशन, जब आप वायर के थ्रू ना भेज रहे हो, आप स्पेस के थ्रू भेज रहे हो। तो इसको जानने के लिए एक्चुअली जो वेव भेजते हैं वो रेडियो वेव होते हैं, आपको पता ही है सारी। अब इसको जानने के लिए कि ये रेडियो वेव कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, हमें एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन पता होना चाहिए, उसकी लेयर के बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन सी लेयर की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं विद रिस्पेक्ट टू द कम्युनिकेशन। मतलब प्रॉपर्टी कई सारे तरीके हो सकती हैं, अलग अलग उसकी जो आपकी लेयर होती हैं। लेकिन कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, तो कम्युनिकेशन के लिए बेसिकली जो है आपको वेव भेजनी है, और वेव को आपको रिफ्लेक्ट करना है, या रिफ्लेक्ट होंगी कहीं पे या रिफ्लेक्ट होंगी। तो वो डिपेंड करेगा वहाँ पे कि किसी पर्टिकुलर लेयर में, मान लो अलग अलग लेयर है आपके एटमॉस्फेयर की, तो पर्टिकुलर लेयर में मान लो आयन की जो कंपोजिशन है वो क्या है, मतलब आयन ज़्यादा है या कम है। आपको पता है जो ऊपर हमारे एयर पार्टिकल होते हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो आयन की अवेलेबिलिटी है उस पर डिपेंड करेगा आपकी रे जो है वो रिफ्लेक्ट कितनी होगी या रिफ्लेक्ट कितनी होगी। तो हम बोलते हैं कि ये एन पे डिपेंड करेगा, एन मतलब नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम। तो उस पर डिपेंड करेगा ये कि कितने हमारे ये चीज़ जो है रिफ्लेक्ट या रिफ्लेक्ट होगी। बाकी उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। तो कई सारे फैक्टर हैं। तो अलग अलग जो हमारी लेयर है अगर हम देखें, तो सबसे पहले हमारी जो लेयर है, अगर हम ग्राउंड से चलें, तो एटमॉस्फेयर आपका जो होता है लगभग 400 किलोमीटर का होता है वैसे तो, वहाँ पे ख़त्म हो जाता है लगभग लगभग। तो पहली जो लेयर होती है शुरू के 10 किलोमीटर की, उसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। इसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। ये जो है अप टू 10 किलोमीटर तक होता है ग्राउंड से। और इसकी जो कंडक्टिविटी होती है लीस्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे आयन सबसे कम होते हैं। लीस्ट कंडक्टिविटी या लेस कंडक्टिविटी। इसके बाद आपका आता है स्ट्रेटोस्फेयर। वो होता है अप टू 50 किलोमीटर तक। तो ये होता है आपका 10 से लेके 50 तक, है ना। इसको ऐसा बनाते हैं, मान लो 0 है, ये 10 है, ये 50 है। तो ये आपका है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में आपकी एक महत्वपूर्ण लेयर होती है, इसको बोलते हैं ओजोन लेयर, जो कि आपको पता है कि आपको यूवी रेडिएशन से आपकी वो करती है, सेफ गार्ड करती है। तो वो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर आती है। उसके बाद आपका मेसोस्फेयर होता है अप टू 65 किलोमीटर। ये कोई बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि एक मेसोस्फेयर भी होता है। और लास्ट में आपका जो होता है 400 किलोमीटर तक, इट इज आयनोस्फेयर। तो इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये जो है काफ़ी इसमें आयन होते होंगे।
तो इसको इसके लिए आयोनोस्फेयर बोलते हैं, क्योंकि सबसे बाहर का पार्ट है ये। तो ये आराम से जो है जो रेडिएशन आ रहा है सन से, वो उसे आराम से जो है वो कर देते हैं, आयंस में कन्वर्ट कर देते हैं, आयोनाइज कर देते हैं इसकी जो यहाँ पे एयर होती है। तो इसलिए इसका नाम हम बोलते हैं आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर जो होता है, जैसे हमने बताया कि 65 से लेके और 400 किलोमीटर तक होता है। यहाँ पे टेम्परेचर जो है हाइट के साथ इंक्रीज करता है। टेम्परेचर इंक्रीजेज विद हाइट। तो इसका दूसरा नाम जो है थर्मोस्फेयर भी है। थर्मोस्फेयर। तो यहाँ पे काफी ज्यादा आपके जो है आयोनाइज पार्टिकल होते हैं, और ये हमारा वेव को जो है रिफ्लेक्ट करने में हमें जो है यूजफुल होता है। तो उसको भी देखेंगे कैसे रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा एटमोसफेयर हमारा हुआ। अब जो लास्ट वाला जो पार्ट था, ये आयोनोस्फेयर काफी इंपॉर्टेंट है, और इसमें कुछ अलग अलग लेयर होती हैं जिनको अलग अलग नाम दिया गया है। तो इसमें जो लेयर होती हैं 4 पार्ट में डिवाइड की गई हैं आयोनोस्फेयर की जो लेयर हैं। आयोनोस्फेयर की जो लेयर है उनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो जो पहली लेयर है उसको डी लेयर बोलते हैं। डी लेयर। डी नाम इसका डे से पड़ा, डे और नाइट होती है ना आपकी, रात और दिन। तो ये दिन के टाइम में जो है होती है, केवल रात को डिसअपियर हो जाती है, क्योंकि आपकी जो आयोनाइजेशन है वो डिपेंड करेगा कि कितने रेडिएशन आ रहे हैं सन से। तो ये लेयर जो होती है ये दिन के टाइम पे दिखती है। तो अलग अलग टाइम पे इनकी कंपोजिशन चेंज होती रहती है, मतलब कभी डी लेयर बड़ी हो जाएगी, कभी छोटी हो जाएगी, कभी वो खत्म हो जाएगी, कभी कोई मर्ज हो जाएगा किसी के साथ। तो ये अलग अलग चलता रहता है इसमें। तो ये जो है डी लेयर जो होती है ये दिन में दिखती है। उसके अलावा एक होती है ई लेयर। इनकी एक्चुअली अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है जिनको ये वो कराता है, रिफ्लेक्ट करती हैं। तो मैं वो नहीं लिख रहा आपको, क्योंकि फिर वो याद आप कर नहीं पाओगे, जरूरत भी नहीं है याद करने की। फिर है एफ लेयर, डी ई एफ। एफ लेयर जो होती है वो दो होती हैं, एफ वन और एफ टू। तो उसको एफ वन और एफ टू लेयर बोलते हैं। कई बार ये एक भी हो जाती है मिलके। तो इनको बोलते हैं एफ वन और एफ टू लेयर। तो ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है जिनको ये रेडिएट कर पाती हैं, जिनको ये सॉरी वो कर पाती हैं, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्ट कर पाती हैं। तो डिपेंड करता है कौन सी किसको रिफ्लेक्ट कर रही है। तो जैसे आप ऊपर जाओगे, एक्चुअली आयन की आपकी जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ती जाएगी। अगर आप डी लेयर में देखोगे तो जो आयन की कंसंट्रेशन होगी वो 10⁻9 होगी। ऊपर जाओगे तो 2 × 10⁻11 हो जाएगी। फिर ऊपर जाओगे तो 2 × 10 सॉरी 3 × 10⁻11 हो जाएगी। और फिर 8 × 10⁻11 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्योंकि आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली वेव को रिफ्लेक्ट कर सकती हैं, है ना। तो ये ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली उसको वेव्स को रिफ्लेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, तो अब एग्जैक्टली कितनी फ्रीक्वेंसी को करती हैं वो सब आप बुक में देख लेना, याद करने की जरूरत नहीं है इनको, पर ये ऐसा होता है। तो ये हमारे एटमॉस्फेयर की 4 लेयर थी, और उसमें से जो इंपॉर्टेंट लेयर है आयोनोस्फेयर, उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, जो इनके नाम है और इनकी अलग अलग प्रॉपर्टी है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? ओके, अब हम बात करते हैं, चलो अगले पेज पे कर लेते हैं। हमारी जो वेव होती हैं अलग अलग टाइप में डिवाइड की गई हैं, जिनको हम पहले को बोलते हैं ग्राउंड वेव। तो ग्राउंड वेव आपकी जो होती हैं, जो ग्राउंड के साथ साथ चलती हैं। तो मान लो आपका एक सरफेस है अर्थ का, यहाँ पे एक एंटीना लगा हुआ है, यहाँ से आप वेव भेज रहे हो।
तो रे जो आएगी, वेव जो आएगी, वो फिर ग्राउंड के साथ चलेगी और फिर दूसरे एंटीना पे चली जाएगी। तो मान लो यहाँ एक और टावर है, तो इसके एंटीने में चली गई, तो बीच में एक ग्राउंड के साथ साथ चली है कुछ टाइम तक, तो उसको हम ग्राउंड वेव बोलते हैं। तो एक आपका ट्रांसमिटिंग एंटीना है, एक रिसीविंग एंटीना है, इसने ट्रांसमिट करी तो उसको ट्रांसमिटिंग एंटीना बोलेंगे, और इसको रिसीविंग एंटीना बोलेंगे। ठीक है, तो ग्राउंड वेव क्या होता है? ये एक मोड ऑफ वेव प्रोपोगेशन है in which ground has a strong influence in propagation। किस तरह का इन्फ्लुएंस होता है अभी देखेंगे। प्रोपोगेशन ऑफ सिग्नल फ्रॉम ट्रांसमिटिंग टू रिसीविंग एंटीना बोल सकते हैं, फ्रॉम ट्रांसमिटिंग टू रिसीविंग एंटीना। इसमें जो है ग्राउंड का काफी इंटरफेयर होता है। तो क्या होता है इसमें, जब ये वेव ट्रेवल करती है तो इट इंड्यूस करंट इन द ग्राउंड। तो बहुत हल्का सा करंट जो इंड्यूस करती है, इट इंड्यूस करंट इन द ग्राउंड while propagating तो प्रोपोगेट करते हुए ये ग्राउंड पे जो है करंट जनरेट करती है। इसलिए इसकी क्या होती है, एनर्जी लॉस होती जाती है जैसे मूव करती है, तो काफी, क्योंकि करंट जब मूव करेगा तो अर्थ में रेजिस्टेंस है कुछ, तो पावर लॉस होगी। तो इसकी जो है पावर डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस। तो ये ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाती। ठीक है, जब पावर डिक्रीज होती है, लॉस होती है, पावर लॉस को हम पहले भी हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में भी, उस फिनोमिना को हम बोलते हैं एटीन्यूएशन, पढ़ा था हमने। तो जब पावर लॉस होती है उस फिनोमिना को बोलते हैं एटीन्यूएशन। तो उसमें एटीन्यूएशन होता है विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस के साथ, ये होता है। और इसमें ये देखा गया है कि अगर आप फ्रीक्वेंसी ज़्यादा करोगे तो पावर लॉस भी इंक्रीज हो जाएंगे। अब अगर आप फ्रीक्वेंसी कम रखोगे तो वैसे ट्रेवल नहीं करेगी, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, और ज़्यादा रखोगे तो पावर लॉस ज़्यादा होंगे। तो उसमें जो फ्रीक्वेंसी है आपको वो कोई एक बीच में रखनी पड़ती है। तो नॉट सुटेबल फॉर हाई एंड लो फ्रीक्वेंसी वेव्स। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी वेव और लो फ्रीक्वेंसी वेव के लिए सुटेबल नहीं है, मीडियम फ्रीक्वेंसी के लिए सुटेबल है। सर लास्ट स्लाइड दिखाइए। हाँ मैं आ रहा हूँ अभी। और जनरली ये जो यूज़ होता है, यूज्ड फॉर लोकल, मैंने ज़्यादा दूर तक जाती नहीं है,
तो लोकल ब्रॉडकास्टिंग, लोकल मतलब कुछ किलोमीटर के लिए, 50, 60, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, उसमें यूज होती है ये। डन। डन। इसकी एडवांटेजेस क्या हैं? ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन जब हम यूज़ करते हैं तो क्या एडवांटेज हैं? तो एडवांटेज पहली तो ये है कि ये एटमॉस्फेयर से अफेक्ट नहीं होती। जो आपकी स्काई वेव वगैरह होती हैं, एटमॉस्फेयर अगर चेंज होगा तो उससे अफेक्ट हो जाती हैं, है ना। तो कई बार जब आपने पढ़ा होगा कि जहाज अगर ऊपर से गुजरा तो सिग्नल टीवी के खराब हो जाते थे पहले, जब एंटीना से आते थे सिग्नल, अब भी होता होगा। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो कभी वो आ जाता है सोलर स्टॉर्म वगैरह, तो उस टाइम पे सिग्नल डिस्टर्ब होने की कंप्लेंट आती है। कुछ दिन पहले भी एक सोलर स्टॉर्म आया था, तो उस टाइम पे प्रॉब्लम आनी होती है कई बार। तो ये जो है, लेकिन ये वाली जो वेव है ये आर लेस अफेक्टेड बाय द चेंजिंग एटमॉस्फेरिक कंडीशन। कैन बी यूज्ड फॉर एनी लोकेशन ऑन अर्थ, तो सब जगह सुटेबल है। हालांकि जो पहाड़ होते हैं वहाँ पे सुटेबल नहीं होती है, क्योंकि पहाड़ में जो है काफ़ी अप एंड डाउन्स होते हैं। अदरवाइज ये सुटेबल है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके? इसमें क्योंकि पावर लॉस काफ़ी होते हैं, तो हाई पावर ट्रांसमीटर इज रिक्वायर्ड। इसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपको अभी देखा था आपने कि लिमिटेड होती है, मीडियम बैंड होता है इसका, फ्रीक्वेंसी इज लिमिटेड बिटवीन। इसकी एक फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है, मान लो 530 किलो हर्ट्ज से 1710 किलो हर्ट्ज। अब आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी जब अगर फिक्स हो गई तो इसका वेवलेंथ फिक्स हो गई। तो वेवलेंथ इसकी काफ़ी ज़्यादा आती है। अगर वेवलेंथ ज़्यादा आएगी इसकी तो क्या होगा, एंटीना आपको ज़्यादा चाहिए होगा, λ/2 या λ/4 चाहिए होगा। तो आपको लार्ज एंटीना इज रिक्वायर्ड, लार्ज साइज एंटीना इज रिक्वायर्ड। तो एनर्जी लॉस होता है इसमें काफ़ी। थर्ड पॉइंट, डिपेंडिंग ऑन सरफेस मटेरियल एंड इट्स कंपोजिशन। तो सरफेस का जो मटेरियल है एंड इसका जो कंपोजिशन है उस पे बेस्ड काफ़ी इसमें लॉस होता है। ठीक है। अब दूसरी तरह की जो वेव है उस पर चलते हैं। ये वेव जो है ग्राउंड में थी, तो ग्राउंड में थी तो कम डिस्टेंस तक जा पाएगी, एनर्जी लॉस काफ़ी हो रहे हैं। तो दूसरी वेव जो होती है वो स्काई वेव होती है। ग्राउंड वेव थी,
दूसरी है स्काई वेव। पीछे नोट कर लिया सबने? तो स्काई Yes. वेव, ओके, स्काई वेव में क्या होता है देखो कि आयोनोस्फीयर की हेल्प ली जाती है। तो आपके जो सिग्नल होते हैं वो आयोनोस्फीयर में जाते हैं पहले, और वहां से रिफ्लेक्ट होके फिर दोबारा वापस आते हैं, दूसरे स्टेशन पे पहुंचते हैं। तो जो आयोनोस्फीयर है आपका, वहां तक सिग्नल पहले जाते हैं, और फिर यहाँ से ये जो है वापस होके दूसरे उस पे पहुंचते हैं, आपके जो भी रिसीवर है। ठीक है। तो यहाँ पे आयोनोस्फीयर की हेल्प ली जाती है। अब ये जो वेव है एक्चुअली ये 3 से और 30 मेगा हर्ट्ज तक, मैंने 3 मेगा हर्ट्ज से 30 मेगा हर्ट्ज तक हो सकती है ना, क्योंकि आयोनोस्फीयर में भी डिपेंड करता है कि आयन की वो कितनी है, डेंसिटी। तो उसके अकॉर्डिंग वो वेव को रिफ्लेक्ट करेगा, अगर डेंसिटी कुछ और होगी तो नहीं करेगा। तो उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे आयोनोस्फीयर में कितने आयन आयन मौजूद हैं। तो यहाँ पे जो है आपका जो आयोनोस्फीयर होता है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है या फिर ई होता है, वो इस फॉर्मूले से दिया जाता है, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट। म्यू नॉट जो है वो फ्री स्पेस का है वेव के लिए, एप्सिलॉन नॉट एम ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे एन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, ई जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। फ्री ओमेगा जो है वो 2 पाई एफ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव है जो आप वेव भेज रहे हो। तो ये फॉर्मूला होता है, इसको जब आप पुट करोगे वैल्यू, जो आपकी चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का और बाकी चीजें होती हैं उसको पुट करोगे, तो ये फॉर्मूला निकल के आता है आपका म्यू इक्वल टू म्यू नॉट 1 - 81.45 बाय म्यू स्क्वायर इंटू एन की पावर हाफ। ये फॉर्मूला आता है निकल के। ऐसे अगर आप ई के लिए निकालोगे तो ये आता है। तो हमारे लिए जरूरत पड़ेगी इस वाले फॉर्मूले की, जरूरत पड़ेगी हमें आगे। तो उसको ध्यान रखना कि फॉर्मूला कैसा है या फिर ये वाला कैसा है। तो यहाँ पे आप एक चीज और देख रहे हो कि जब एन बढ़ेगा तो आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स घटेगा, है ना। तो अगर हमारा एन बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो म्यू हमारा घट रहा है। अब आयनोस्फीयर में एन ज्यादा कहाँ होता है? ऊपर वाली लेयर का एन ज्यादा होता है, आपने पढ़ा था भी, F1 लेयर जो होती है, F2 लेयर जो होती है, उनमें एन बढ़ रहा था ऊपर जाते हुए। तो ऊपर जब जाते हुए एन बढ़ रहा है, म्यू घट रहा है, तो मैंने जब एच बढ़ रहा है तब ऐसे हो रहा है। तो यानी ऊपर जाते जाते आयन की डेंसिटी बढ़ रही है, ठीक है। तो म्यू म्यू की वैल्यू क्या होगी? घटेगी। एन बढ़ेगा तो म्यू घटेगा। अब अगर म्यू घट रहा है तो मीडियम क्या हो रहा है आपका, एक तरह से बोल सकते हो रेयरर हो रहा है ऊपर जाते जाते। तो आपकी जो ये जो वेव ट्रेवल कर रही है ये वाली, ये ग्रेजुअली डेंसर टू रेयर जा रही है।
तो डेंसर टू रेयर जब जाएगी तो टीआईआर होने के चांस है यहाँ पे, तो ये जो है टीआईआर कर जाती है यहाँ पे। तो आयनोस्फीयर की इस प्रॉपर्टी के कारण कि उसकी ऊपर की लेयर में जो है आयन की डेंसिटी ज़्यादा होती है और इसलिए म्यू कम होता है, तो ये जो रे होती है ये जो है आपकी टीआईआर शो कर देती है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? यस सर। ओके। जैसे जैसे रे ऊपर जाएगी ना तो उसका फिर वो बेंडिंग करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो एक बार उसका क्रिटिकल एंगल आ जाएगा, क्रिटिकल एंगल आएगा तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा, जैसे आपने मिराज के केस में पढ़ा था। तो वैसे ही यहाँ पे भी हो रहा है। तो ये जो होता है ये काफ़ी दूर तक के लिए यूज़ होता है, मतलब लार्ज डिस्टेंस के लिए यूज़ कर सकते हो। जहाँ पे आपको लार्ज डिस्टेंस तक भेजना है तो वहाँ पे आप कर सकते हो, जहाँ पे आपके कई हज़ार किलोमीटर में या समथिंग कुछ है, वहाँ पे हम ये यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं, जैसे एक टर्म है आपकी, ये नोट कर लिया सबने? यस। ओके। एक टर्म है आपकी प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी और क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या होता है, इट इज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव with which when signal is sent straight, it gets reflected from the ionosphere। तो एक क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी होती है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का आप रिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगा, है ना, तो आप उसे मैंने आयोनोस्फीयर रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा उसको। तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है 9√n। एन वही है यहाँ पे सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मैंने चार्ज पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम जो भी है आपके। ठीक है, तो जो हाई फ्रीक्वेंसी वाली लेयर होती है वो होती हैं वेव्स, वो इनसे रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती आयनोस्फेयर से भी। तो उसके लिए फिर क्या यूज़ करते हैं, सैटेलाइट यूज़ करते हैं, सैटेलाइट के जो पैनल्स होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं उसको। तो दिस इज क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। आई थिंक ये क्लियर है सबको? नेक्स्ट है फेडिंग। ओके। नेक्स्ट है फेडिंग। फेडिंग होने में समझ रहे होगे कि आपका जो सिग्नल है वो टाइम के साथ कभी फ्लक्चुएट करता है, उसको बोलते हैं फेडिंग। वेरिएशन ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ एट रिसीवर ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ वेव। तो इंटरफेरेंस ऑफ वेव के कारण जो है कई बार सिग्नल आपका चेंज होता रहता है, तो उसको बोलते हैं फेडिंग। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स थी। उसके अलावा इफेक्टिव इंडेक्स मैं आपको बता चुका हूँ, म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बताइए आपको। ठीक है, तो
जो है यहाँ पे तीसरी जो हम करते हैं वो है स्पेस वेव। एक और वेव है स्पेस और ट्रोपोग्राफिक, कि ट्रोपोस्फेयर में होता है इसलिए इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेरिक वेव प्रोपोगेशन। ट्रोपोस्फेरिक वेव प्रोपोगेशन। तो इसमें हम ग्राउंड में नहीं, मैंने वेव को थोड़ा ऊपर रखते हैं हाइट पे, ग्राउंड पे नहीं आने देते उसको, ताकि ग्राउंड में जो लॉस हो रहे हैं वो ना हो। तो काफ़ी ऊंचे एंटीने यूज़ करते हैं और उसका यूज़ करके हम लोग जो है वेव को रिसीव करते हैं। तो यहाँ पे मान लो आपका ये अर्थ सरफेस है, तो एक एंटीना यहाँ पे लगा हुआ है और एक उस तरफ लगा हुआ है। तो वी डू ट्राई कि इनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा हो और ये डायरेक्ट रिसीव करते हैं, मतलब कोई ग्राउंड से टच नहीं होता, डायरेक्ट ही रिसीव करते हैं यहाँ पे। तो अभी जो वेव आती है एक्चुअली ये ऐसे बेंड तो करेगी, ये सीधी आएगी जबकि सिग्नल आ रहे हैं। तो इसका एक लिमिटेशन है कि कहाँ तक आप इसे देख सकते हो, है ना। ये जो है स्ट्रेट आएगी, इसको स्ट्रेट बना लेते हैं ऐसे। ठीक है। तो डिपेंड करता है, मान लो अपना ये सर्कल है, एक पॉइंट यहाँ पे एक यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ वेव अगर पहुँच सकती है अगर ये टेंजेंट पॉसिबल हो तो। अब मान लो टेंजेंट से मैं भेज रहा हूँ, ये ऊपर जा रहा है, इससे टावर तक पहुँच ही नहीं रहा, तो ये पहुँचेगा ही नहीं यहाँ तक। तो डिपेंड करता है कि आपकी हाइट कितनी है आपकी, तो उस हाइट पे ये डिस्टेंस डिपेंड करेंगे, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा। तो अगर आपको ज़्यादा डिस्टेंस चाहिए तो इसकी हाइट बढ़ानी पड़ेगी, आपको यहाँ तक लानी पड़ेगी। तो ये सारा जो है हाइट का फंक्शन है कि हाइट पे जो है कितना कितना वो रहेगा, हाइट कितनी है। तो स्पेस वेव में क्या करते हैं हम लोग कि जो आपकी वेव होती है, रेडियो वेव बोलो या ईएम वेव बोलो, रेडियो वेव जो होती है आपकी एमिटेड बाय जो ट्रांसमीटर होता है वो डायरेक्ट पहुंचती है रिसीवर तक। एमिटेड बाय ट्रांसमीटर एंटीना रीच द रिसीविंग एंटीना डायरेक्टली थ्रू स्पेस। ठीक है, तो डायरेक्टली पहुंचती है थ्रू द स्पेस। तो यहाँ पे ये ट्रांसमिटिंग एंटीना है और ये रिसीविंग एंटीना है, तो ये डिस्टेंस होगा इसको हम बोलेंगे डी टी, जहाँ पे टेंजेंट बनाएगा अपना, और इस डिस्टेंस को बोलेंगे डी आर। तो जो मैक्सिमम इनके बीच की दूरी हो सकती है वो डी टी प्लस डी आर हो सकती है। तो डी एम जो मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकता है इनके बीच का वो डी टी प्लस डी आर हो सकता है। इसको बोलते हैं रेडियो हॉराइजन ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना। हॉराइजन आप लोग समझते होंगे कि जहाँ पे धरती और आकाश मिलते हैं ऐसे बोलते हैं हम लोग। तो यहीं तक सिग्नल जा सकते हैं डायरेक्ट। माने टेंजेंट होंगे उस जगह पे। और डीएम जो है मैक्सिमम लाइन ऑफ साइट, सॉरी डीआर आपकी जो है वो है, अपना डीटी लिख दिया क्या, ये डीआर था। डीटी आपका जो था ये ट्रांसमिटिंग एंटीना का वो है मैक्सिमा। अच्छा ट्रांसमिटिंग ही था ना, हाँ सही है। ट्रांसमिटिंग का एक रिसीविंग का हो जाएगा, ठीक है। तो ये सही था हमारा, सही लिखा था हमने, इसको एक बार दोबारा वो कर लेते हैं। ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना हो जाएगा, एक रिसीविंग एंटीना हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे जो ये dt और dr है, इनको निकालने का तरीका है, मतलब हम लोग जो है हाइट से और टावर में इसमें रिलेशन निकाल सकते हैं अर्थ की रेडियाई में। तो थोड़ा सा ज्योमेट्री का यूज़ है, 10th क्लास में आपने जो ज्योमेट्री पढ़ी होगी, तो उसका थोड़ा सा यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे निकालने के लिए कि हाइट से डिस्टेंस का क्या लेना देना है। तो देर इज़ वन डेरिवेशन यहाँ पर। डेरिवेशन है कि मान लो ये अर्थ है, ये गोल है, एंड यहाँ पे आपने एक टावर बनाया अप टू सम हाइट, और आप इसे सिग्नल भेज रहे हो। उसका जो एंटीना है वो सिग्नल जो भेजेगा वो मैक्सिमम यहाँ पे टेंजेंट हो सकता है, मतलब यहाँ पे टेंजेंट बनाया कहीं पे जाके, यहाँ पे मान लो उसने टेंजेंट बनाया, तो इससे आगे नहीं जा सकता ये किसी और जगह पे, यहाँ पे नहीं जा सकता ये। ऐसी इस तरफ को एक टेंजेंट बनाया गया, तो बाई सिमेट्री ये टेंजेंट होगी बिल्कुल यहाँ पे होगी। ठीक है, अब जो आपका डी है वो एक्चुअली ये डिस्टेंस है, तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली ऐसे करते हैं कि हम इसको, ये कर्व था यहाँ पे, लेकिन हम स्ट्रेट लाइन से जोड़ देते हैं। मान लो ये पॉइंट है तो हम स्ट्रेट लाइन से जोड़ते हैं, मान लो ये डी है हमारा, तो ये लगभग लगभग बराबर होंगे, थोड़ा सा फर्क होगा लेकिन लगभग बराबर होंगे डी। अगर सेंटर ऑफ अर्थ यहाँ कहीं पे है तो ये आपका रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा, ये भी आपका रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा, और यहाँ पे ये जो है परपेंडिकुलर होगा ऐसे। ये जो चीज़ है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस वो हाइट ऑफ एंटीना हो जाएगा। मान लो पॉइंट क्यू है, ये पी है, पी क्यू, और ये आपका मान लीजिए एस है, ये टी है, ये सेंटर ऑफ अर्थ है ओ है। ठीक है, तो ये आपका बना। अब आपको रिलेशन निकालना है, तो हम लोग देखें यहाँ पे, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जो, इसमें हम लिखें तो हम लिखेंगे कि यहाँ पे राइट एंगल है, तो ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू ओ एस का स्क्वायर प्लस एस क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ओ क्यू का स्क्वायर जब आप लिखोगे तो ओ क्यू आपका जो है वो आर प्लस एच है, क्योंकि यहाँ तक आर था ये, और ये प्लस एच है, तो ये आर प्लस एच का स्क्वायर हो गया। ओ एस जो है रेडियस ऑफ द अर्थ है, एस क्यू जो है एस क्यू का स्क्वायर, एक्चुअली जब इसको आप देखोगे इस वाले ट्राइंगल को, ट्राइंगल एस क्यू पी इज अप्रोक्सीमेटली, जो इसका ये वाला एंगल है, एंगल पी वो 90 डिग्री अप्रोक्सीमेटली होगा। आप लोग समझ पा रहे होगे है ना, क्योंकि ये ऐसा है, तो ये अगर आप ग्राउंड पे बनाओगे तो ऐसे दिखेगा कि ये हाइट ऑफ द एंटीना है और ये डिस्टेंस डी है, तो लगभग ये 90 होगा, मतलब एग्जैक्टली नहीं होगा लेकिन लगभग 90 होगा। तो वी कैन राइट दैट एस क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी एस का स्क्वायर। पी क्यू आपका हाइट ऑफ द एंटीना है और पी एस आपका डिस्टेंस है, तो एस क्यू का स्क्वायर जो आएगा वो इतना आएगा, तो मैं एस क्यू का स्क्वायर डायरेक्ट यहाँ पुट कर रहा हूँ, एच का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। ये क्लियर है सबको जो मैंने किया? किसी को डाउट तो नहीं है तो बताओ अगर डाउट है तो यहाँ से हमारा सॉल्व होके जो है ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो आपका जो डी आ रहा है वो रूट ऑफ 2r h आ रहा है। यानी अगर आपका h ज़्यादा है तो आपका डिस्टेंस ज़्यादा होगा, या आपका सिग्नल ज़्यादा दूरी तक पहुंचेगा। तो इसलिए हम जो इसके टावर बनाते हैं वो ऊंचे बनाते हैं, जहाँ पे रेडियो स्टेशन वगैरह होते हैं, है ना, टीवी टावर देखा होगा आपने दिल्ली में पीतमपुरा में, तो काफ़ी हाइट पे है, तो डिस्टेंस हम ज़्यादा बनाते हैं ताकि ज़्यादा हाइट तक पहुंचे। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, और ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, डी इक्वल टू रूट 2r h। और अगर आप यहाँ पे दोनों डी की बात करें तो डी एम जो आएगा, जो हमने भी देखा था यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस डी टी प्लस डी आर आया था, वो आपका आ जाएगा 2r h ऑफ द ट्रांसमिटिंग एंटीना प्लस 2r h ऑफ द रिसीविंग एंटीना। तो ये आपका डीएम आएगा। ठीक है, तो आपका उस पर डिपेंड करेगा कि इनके बीच की दूरी कितनी हो सकती है, ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग, तो दोनों की हाइट पे डिपेंड कर रहा है कि दोनों के बीच की दूरी कितनी हो सकती है। ठीक है, क्लियर है ये? Yes. ओके। अब तीसरा जो हमारा मैंने जो बाकी कम्युनिकेशन होता है हमारा, अगर मान लो हम आयनोस्फीयर पे भी डिपेंड ना रहे,
तो फिर हमारा एक और होता है, वो होता है सैटेलाइट। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है, जो हम सैटेलाइट का यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, है ना। नेचुरल सैटेलाइट नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें जो है काफ़ी आपको एक्टिव डिवाइस चाहिए होते हैं वहाँ पे, माने ट्रांसपोंडर और बाकी चीज़ें। तो वो चांद पे तो है नहीं। पर अगर चांद पे आप रख भी दोगे, तो चांद की फिर आपको वो, एक्चुअली इनका जो सेटेलाइट का रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड होता है सेट करना पड़ता है आपको। तो चांद का अपना कुछ अलग है, आपको कुछ और चाहिए, आपको 24 घंटे का चाहिए, उसका कुछ अलग है, 27 दिन का है मेरे ख्याल से। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम है। तो अब यूजुअली हम नेचुरल सेटेलाइट यूज़ नहीं कर सकते, हम आर्टिफिशियल सेटेलाइट छोड़ते हैं इसके लिए। तो वो हम यूज़ करते हैं, तो उसको बोलते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो सब लोग जानते हैं आजकल। तो ये मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, थ्रू सैटेलाइट, मोड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर थ्रू सैटेलाइट। ठीक है। तो ये सैटेलाइट जो होता है, अर्थ से सिग्नल हम भेजते हैं ट्रांसमीटर से, सैटेलाइट पे जाता है, और उसके से रिफ्लेक्ट होके फिर ये रिसीवर को मिलता है। तो जो सिग्नल जब जाता है, इसको हम बोलते हैं अपलिंक, सिग्नल को ऊपर भेजना उस पर। और जब नीचे आता है, उसको बोलते हैं डाउन लिंक। यहाँ पे सैटेलाइट है ना, ऐसा होता है ना वो सैटेलाइट। इसको बोलते हैं डाउन लिंक, LINK है, सॉरी, जी नहीं है, के है, डाउन लिंक। तो ये टर्म्स हैं जो हम यूज़ करते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन में। अपलिंक सिग्नल, डाउन लिंक सिग्नल बोलते हैं यूजुअली, कि वो वीक हो गया या स्ट्रांग हो गया, ऐसे बोलते हैं। अब एक और टर्म यहाँ पे आती है, जो आपने 11th क्लास में भी पढ़ी थी, जिसको हम बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। याद है आप लोगों को? Yes, sir. पढ़ा था ना, क्या था इसकी प्रॉपर्टी, क्या पढ़ी थी हमने? Sir, कि अच्छे से साथ हाँ, तो अर्थ के साथ घूमता है, 24 घंटे का टाइम पीरियड होता है। तो आपको लगता है रुका हुआ है एक जगह पे अपनी, आपके ऊपर रहेगा हमेशा सिर के, या जहाँ पे भी रहेगा, मतलब तो एक जगह पे रुका हुआ दिखेगा आपको, इसलिए इसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी। तो इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 24 आवर होता है। और रोटेशन ऑफ सेंस वही होगा जो अर्थ का होगा, यानी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करेगा, जैसे अर्थ रोटेट करती है। और इसकी जो हाइट हमने निकाली थी वहाँ पे फॉर्मूले लगा के, तो लगभग 36,000 किलोमीटर आई थी, 35,000 कुछ आई थी। तो हाइट इसकी लगभग जो है 36,000 किलोमीटर होती है, काफ़ी ज़्यादा है हालांकि। लेकिन उसी पे जाके ये स्टेबल हो पाता है, क्योंकि टाइम पीरियड आपने सेट कर दिया, तो फिर उसकी हाइट एक सेट हो जाएगी। और ये जो घूमता है, आपने एक चीज़ और देखी थी वहाँ पे, कि ये इक्वेटर के ऊपर स्टेबल हो सकता है, मतलब यहाँ घूम सकता है। ऐसा नहीं कि आपने कहीं भी घुमा दिया, है ना। क्योंकि जब ये घूमेगा, तो इस पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा टुवर्ड द सेंटर लगेगा। मान लो आपने यहाँ पे घुमाया, अब फोर्स लग रहा है यहाँ पे टुवर्ड द सेंटर, तो स्टेबल रहेगी नहीं इसकी ऑर्बिट। इसकी ऑर्बिट स्टेबल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ लग रहा है। तो स्टेबल तब रहेगा जब इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ लग रहा होगा और सेंट्रीपिटल फोर्स इधर को लग रहा होगा। तो ये तब पॉसिबल है जब ये इसी उस पर घूमे, इक्वेटर के ऊपर घूमे। तो इसकी जो प्लेन होता है ऑफ रेवोल्यूशन, वो इक्वेटोरियल प्लेन के कोप्लेनर होता है। ये बात समझ में आ रही है सबको? yes. ओके। तो ये हमने पढ़ा था 11th क्लास में, कोप्लेनर विद इक्वेटोरियल प्लेन, ये भी हमने डिस्कस किया था वहाँ पे। ठीक है। अब क्योंकि इसका टाइम पीरियड जो है अर्थ के टाइम पीरियड के साथ सिंक्रोनाइज किया गया है, इसलिए इसका एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। तो इसको ये भी बोलते हैं, क्या हुआ भाई, हैंग हो गया? जस्ट अ मिनट, हाँ।
ओके, बीच में सिग्नल ये ब्रेक हो गया था। स्क्रीन अभी विजिबल नहीं होगी ना आप लोगों को? नो सर। ओके, अब देखो। नॉइज आ गया बीच में, क्या नॉइज आ रही है बीच में? सिग्नल ब्रेक हो गया था ना। अच्छा, अभी आ रहा है? मैंने भी साफ आ रही है आवाज और स्क्रीन? यस सर। ओके, ठीक है। तो मैं आपको ये कह रहा था उस टाइम पे कि क्योंकि सैटेलाइट का टाइम पीरियड जो होता है अर्थ के टाइम पीरियड के साथ सिंक्रोनाइज किया गया है, तो इसे हम बोलते हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज जियो सिंक्रोनस। ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन समझते होंगे आप, किसी चीज को मैच करना किसी से, तो ये जियो सिंक्रोनस है। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है, और इसकी जो ऑर्बिट है उसको बोलते हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, ठीक है। अब क्या होता है कि कोई सैटेलाइट, अगर आप जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लोगे तो एक पर्टिकुलर जगह पे दिखेगा आपको। तो ये जो है एक पर्टिकुलर रेंज को ही कवर करेगा यहाँ पे अर्थ की, मैंने इतने एरिया को कवर कर सकता है ये। तो आपको और सैटेलाइट लेने पड़ेंगे, तो एटलीस्ट आपको 3 सैटेलाइट लेने पड़ते हैं सिमेट्रिकली 120 डिग्री पे, तब आप पूरे अर्थ को कवर कर सकते हो। जब 3 सैटेलाइट आप लोगे तो पूरा अर्थ आपका कवर हो जाएगा, है ना। तो यू रिक्वायर एटलीस्ट 3 सैटेलाइट्स जो कि जियो स्टेशनरी हो। एटलीस्ट 3 सैटेलाइट सैटेलाइट आर रिक्वायर्ड विच आर 120 डिग्री अपार्ट। तो अगर हम 2 डिग्री प्लेन में देखें, तो 2 डायमेंशन प्लेन में देखें, तो दे आर 120 डिग्री अपार्ट। ठीक है, तो ये हमारा जियो सिंक्रोनस हुआ। उसके अलावा कुछ सैटेलाइट और होते हैं जो अलग अलग पर्पस के यूज़ किए जाते हैं। तो उनमें से एक होता है पोलर सैटेलाइट, उसकी जो ऑर्बिट होती है उसको होते हैं पोलर सर्कुलर ऑर्बिट। तो अगर दूसरा सैटेलाइट देखें तो पोलर, जो दूसरी ऑर्बिट होती है पोलर सर्कुलर ऑर्बिट होती है।
पोलर सर्कुलर ऑर्बिट, तो पोल के ऊपर से पास होती है, तो जो वो घूमता है, वो ये अर्थ है मान लो, तो वो ऐसे घूमता है, तो उसको पोलर सैटेलाइट बोलते हैं, तो ये अलग पर्पस के लिए यूज होता है। तीसरी आपकी होती है हाईली इंक्लाइंड ऑर्बिट इलिप्टिकल सैटेलाइट या ऑर्बिट। तो इनकी जो ऑर्बिट होती है, आपको लग रहा है नाम से क्लियर होगा कि ये इंक्लाइंड होती है इस प्लेन से और इलिप्टिकल होती है। तो सबके अपने अपने पर्पस होते हैं अलग अलग। तो इसकी जो ये अर्थ है मान लो, तो इसकी जो सैटेलाइट की जो ऑर्बिट होगी वो इलिप्टिकल होगी, तो ये अलग अलग पर्पस के लिए यूज होते हैं। अब सैटेलाइट का फायदा क्या है, नुकसान क्या है, मेरिट और डीमेरिट। ठीक है, ये नोट कर लिया सबने, आगे चलें। एक मिनट। ओके सर। ओके, अब इसकी मेरिट क्या है, तो मेरिट आपको आपने देखी थी कि जो चीज़ आप, जो सिग्नल आप ट्रांसमिट उससे नहीं कर सकते, रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते इजीली, वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये जो है वाइड, जो है एक तरह से आप बोल सकते हो कि रेंज को कवर करता है और काफ़ी बड़ा एरिया भी कवर करता है। तो वाइड एरिया इसका कवर होता है फॉर ब्रॉडकास्टिंग, इफेक्टिव फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, इकोनॉमिकल, अब तो काफ़ी इकोनॉमिकल कर दिया इलोन मस्क ने, कॉस्ट इफेक्टिव इन रिमोट एंड हिली एरियाज। तो हिली एरिया में काफ़ी डिफिकल्ट होता है टावर लगाना, लाइन खींचना, बार बार टूटती हैं कटती हैं, तो वहाँ काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है इन रिमोट एंड हिली एरिया। एंड हाई रेट पे डाटा ट्रांसफर करती हैं। डीमेरिट इसकी वही है जो हमने भी थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी थोड़ी सी, कि क्लाइमेट कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो सिग्नल जो है डिस्टर्ब हो सकते हैं चेंजिंग क्लाइमेट कंडीशन के साथ। विद एनी बिग चेंज इन क्लाइमेट कंडीशन, इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन बोल सकते हैं। दूसरा जो आपने देखा भी, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट थे, उनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा थी, तो उस ज़्यादा हाइट होने के कारण सिग्नल को ऊपर जाने में और नीचे आने में टाइम लगता है, हालांकि कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगता है, पॉइंट कुछ सेकंड आएगा, मतलब देखोगे आप तो 0.2 या 0.4 ऐसे कुछ आएगा, तो उतने सेकंड का टाइम लगता है ऊपर और नीचे आने में, थोड़ा सा सिग्नल का लैग हो जाता है, तो यहाँ पे जो है एक डिले आ जाता है, उस थोड़ा सा वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। तो हाइट काफ़ी ज़्यादा है, दिस कॉज टाइम डिले इन सिग्नल ट्रांसमिशन और रिसीविंग के बीच में, मतलब एंड रिसेप्शन। तो ये इसका एक डीमेरिट है। आगे चलते हैं। एक टर्म है रिमोट सेंसिंग।
तो रिमोट सेंसिंग होता है कि हायर क्लास में पढ़ाया जाता है कि किसी बड़े एरिया को जो है मॉनिटर करना बाय यूजिंग सम रिमोट डिवाइसेस। जैसे मान लो पूरा जंगल है, आपको जंगल को रिमोटली मॉनिटर करना कि उसमें कितना वेजिटेशन है, कितना एरिया कम हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, आग लग गई तो कितने एरिया में लग गई, ऐसे कुछ। तो वो रिमोट सेंसिंग का पार्ट है। तो टेक्निक है ये, टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट पब्लिक एरिया from a distance without being in physical contact with it। तो इसको रिमोट सेंसिंग बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो है हमारा जो कम्युनिकेशन हुआ उसमें काफ़ी सारे वो हुए, फ़ोन का आविष्कार हुआ। मैंने पहले तो वो आया टेलीग्राफ वगैरह, फिर फ़ोन आया, फैक्स आया, फिर मोबाइल फ़ोन आए, इंटरनेट आया। तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो हैं हुआ। तो एक आपका जो है इंटरनेट, सब लोग जानते हैं अब तो, काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्न अराउंड था। तो इंटरनेट हमारा जो होता है, क्या होता है, इट इज़ अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स। आपको पता है जब इंटरनेट आया था तो किसी ने बोल दिया था कि ये तो बेकार है, चलेगा ही नहीं कभी फ्यूचर में। बहुत बड़ा किसी उसने, तो नहीं पता। मैंने कोई कंप्यूटर, उसका टेलीफोन कंपनी का मालिक था कोई, उसने बोल दिया था कि तो यार कौन फालतू की चीज़ लिया है, इसे कौन यूज़ करेगा। और इनफैक्ट ये यूज़ भी पहले जो हुआ था तो ये शायद बैंकिंग के लिए या पता नहीं किसके लिए यूज़ किया गया था इंटरनेट, पहले उन्होंने उसके लिए बनाया था अपने काम के लिए। बाद में इनको लगा कि लोग भी यूज़ कर सकते हैं तो जनरल लोगों के लिए भी हो सकता है यूज़फुल, तो फिर सबके लिए। आर्मी के लिए अमेरिका ने इंट्रोड्यूस किया था। अमेरिका आर्मी के लिए किया था। ARPANET। अच्छा, हाँ, तो मैंने पहले ये पर्टिकुलर कुछ उसके लिए यूज़ किया गया था, फिर बाद में इनको लगा कि हम वो कर सकते हैं सबको, तो धीरे धीरे डेवलप हुई चीज़ें। तो ये इंटरनेट जो है ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क है, माने नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है, इसलिए इसको ये बोलते हैं नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। तो कई सारे हम नेटवर्क बनाते हैं और उनको ये कनेक्ट करता है। मैंने आपने पढ़ा होगा कि लैन और वैन, अभी लैन और वैन आएगा तो उसको भी हम कनेक्ट कर सकते हैं कई सारे इसमें, ठीक है। तो इंटरनेट मतलब ये होता है कि इंटर कनेक्टेड नेटवर्क, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, उसी का फुल फॉर्म इंटरनेट है, इंटरनेट। तो इंटरकनेक्टेड मतलब आपको ये बोलना चाहता हूँ उससे कि कई बार ऐसा होता है कि आप कोई अच्छा काम करते हो लेकिन दुनिया से समझ नहीं पाती, तो काफ़ी टाइम बाद पता चलता है कि आपने सही किया। तो कई बार यू हैव टू बी परसीव योर आइडिया, यू हैव टू परसीव योर आइडिया फॉर लॉन्ग टाइम, ऐसा भी होता है। WWW के साथ भी ऐसी था। अच्छा, हाँ, तो मेरे ख्याल से जो मेरे को याद आ रहा है डब्ल्यू इसका ही आ रहा था, वेब का ही, कि उसमें से बोला गया था कि इसका यूज़ नहीं होगा, ऐसे कुछ हुआ था। या अब पढ़ना है, मेरे को हिस्ट्री पूरी ध्यान नहीं है ना। इनफैक्ट जो हम लोग थे यार 2007-8 में, उस टाइम पे तो फ़ोन भी बहुत कम लोगों पे होते थे। तो कभी कॉलेज में क्लास होती थी, जैसे मान लो पीरियड बीच में ऐसा होता है कि एक पीरियड होता है, फिर दूसरा पीरियड 4 घंटे बाद है, उसमें कभी टीचर आ रहा है कभी नहीं आ रहा था, तो क्या करते बच्चे बोलते थे यार कि फ़ोन कर देना, टीचर आएगा। तो सब लोग कोई हॉस्टल में होता था, कोई ग्राउंड में होता था, तो सब लोग आए थे। तो फ़ोन लेकिन लिमिटेड लोगों पे होता था, एक आदमी मैंने एक अपना फ़ोन वाला अपने साथ में रखना पड़ता था, एक कि इस पे फ़ोन है, तो हमारे ग्रुप में 2-3 लोगों में फ़ोन है, मान लो 20 बच्चे खेल रहे हैं क्रिकेट, तो सबको बता देंगे हाँ चलो आगे आगे टीचर आगे, चलो चलो चलो। तो अब तो बहुत कॉमन हो गया, और व्हाट्सएप तो था ही नहीं उस समय। फोन भी फिर लोग ये करते थे कि
पता है क्या बोलते थे, कहते थे, यार तेरा कॉल फ्री है ना, तू फोन कर दियो, तेरी कॉल फ्री है। कई लोगों के फोन के उसके पैसे लगते थे काफी, कॉल के। तो बहुत चीजें चेंज हो गई हैं। वर्किंग ऑफ इंटरनेट। तो इंटरनेट में जो है हम लोग अगर बात करें, पहले छोटा, अगर हम एक उसकी बात करें नेटवर्क की, तो उसे लैन बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। तो कई बार हम लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क में जो है एक मेन कंप्यूटर होता है, जिसे सर्वर कंप्यूटर, सर्वर बोलते हैं, ये सर्वर कंप्यूटर बोलते हैं। और उससे कई सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं, जिसको क्लाइंट बोलते हैं। तो ये सर्वर होता है ना लैन में। ऐसे ही आप कई सारे लैन को जोड़ दोगे तो वैन बन जाता है। कई सारे लैन नेटवर्क को जोड़ोगे तो वैन हो जाएगा। तो ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं है कि कहाँ तक आप लैन बोलोगे, कहाँ तक आप वैन बोलोगे। तो ये वैन हो जाता है, होल एरिया नेटवर्क। तो बड़ा एरिया अगर कोई है मान लो, उसको वैन बोलते हैं। ठीक है, तो ये वैन है। और फिर वैन वगैरह भी कनेक्टेड होंगे तो इंटरनेट बन जाएगा। जैसे मान लो दिल्ली का कोई एक वैन है, फिर एक मुंबई का वैन है, फिर वो सब जोड़ जाड़ के फिर वो इंटरनेट बन गए। तो ये पूरा जाल जो है एक, इसको इंटरनेट बोलते हैं। तो इंटरनेट में पहले क्या था, लोगों ने अपने अलग अलग वो डेवलप कर लिए थे, मैंने सिग्नल ट्रांसफर के फ्रीक्वेंसी कोड और जो भी चीज़ें होती होंगी, मतलब मुझे भी तो ज़्यादा आइडिया नहीं है। लेकिन जो भी होगा ना, अलग अलग, जैसे रशिया ने अलग डेवलप कर लिया, अमेरिका ने, तो फिर क्या होगा, आपस में ट्रांसमिशन वो नहीं हो पाएगा। तो फिर एक कॉमन वो बनाई गई सहमति की, भाई सब लोग सेम यूज़ करेंगे ताकि आपस में जो है वो हो पाए कम्युनिकेशन। तो सम प्रोटोकॉल्स वर डिसाइडेड, तो उनको बोलते हैं प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी। तो सब लोगों ने बोला कि सब लोग सेम यूज़ करो ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो कई बार प्रॉब्लम आती है, अलग अलग कंट्री में अलग अलग चीज़ें होती है ना, तो प्रॉब्लम है। जैसे रेल की पटरी आप देखोगे तो रेल की पटरी भी अलग अलग देशों में अलग अलग है, थी मतलब पहले तो, अब तो काफ़ी सेम हो गई। तो कई बार होता था कि यहाँ की रेल वहाँ नहीं जा पा रही, वहाँ की यहाँ नहीं आ पा रही, क्योंकि पटरी का साइज अलग है, ब्रॉड गेज, नैरो गेज, मीडियम गेज। तो फिर प्रॉब्लम आती है ऐसी। तो ऐसे इंटरनेट में तो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, तो फिर सबने बैठ के बोला कि सेम करो। सर लास्ट और स्लाइड जो आपको दिखाइए। इंटर एक और टर्म है इसमें, हाँ मैं जा रहा हूँ बस, एक और टर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो आपके जो सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट जो प्रोवाइड करते हैं, उनको बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। डन सर। देन ओके, आगे इसमें इंटरनेट की यूज दिए हुए हैं, तो आपको तो क्या ही बताऊँ आप लोगों को। हमारे ज़माने में वो रहा होगा इंटरनेट सर्फिंग, ईमेल, बैंकिंग, शॉपिंग, कॉमर्स, सब बहुत सारी चीज़ें, चैटिंग, गेम खेलना, बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं। तो वो तो खैर बताने की जरूरत नहीं है। तो मैं आगे आ रहा हूँ अब। मोबाइल के बारे में कुछ डिस्कशन है, मोबाइल टेलीफोनी। तो मोबाइल में क्या करते हैं हम लोग एक्चुअली, तो ये आपको पता है कि मोबाइल टू मोबाइल कनेक्शन करते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं मोबाइल टेलीफोनी। तो मोबाइल टेलीफोनी में क्या करते हैं हम लोग कि हम जो एरिया होते हैं उनको जोन में डिवाइड कर देते हैं अलग अलग, और वो जोन जो होती हैं वो हेक्सागोनल जोन होती हैं। तो हेक्सागोनल कुछ देख के बनाया गया होगा, कुछ सुटेबिलिटी रही होगी। तो हेक्सागोनल जोन में एरिया को डिवाइड किया जाता है ऐसे करके, सारे एरिया को। और हर एरिया में जो है एक एक एंटीना या टावर या वो होता है, ठीक है, ट्रांसमीटर रिसीवर। तो क्योंकि ये जोन में डिवाइड किया गया है, इनको बोलते हैं सेल, और इसलिए हमारे फोन को बोलते हैं सेल फोन। ठीक है, तो इनको बोलते हैं सेल और जोन, सेल और सेल जोन्स।
ठीक है, तो यहाँ से नाम आया सेल फोन। तो ऐसे डिवाइड किया जाता है, और आपका जो फोन होता है वो इस एरिया के इससे कनेक्ट होता है, जो आपका जो ट्रांसमीटर और रिसीवर होगा उससे होगा। तो जब भी आप कोई एरिया चेंज करेंगे तो फिर दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा, तो एरिया जब चेंज होता है आपका तो दूसरे से वो रिसीव होता है। इसमें एक और जो होता है कंट्रोल रूम होता है इनका, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उसको ये बोलते हैं MTSO। MTSO मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस। मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस। तो जब ये क्या करता है, आपके एरिया देखता है कि आप किस एरिया में हो, और जब आप एक एरिया से दूसरे एरिया में जाते हो तो आपका ये सिग्नल उसके एरिया का जो भी वो होगा उसको शिफ्ट कर देगा न्यू एंटीना को, है ना। तो ये जो है आपके सिग्नल को जो है एंटीना से कनेक्ट करेगा डिपेंडिंग ऑन योर पोजीशन। मोबाइल विद द सेल एंटीना, मतलब जिस भी सेल में आप होगे उस सेल की एंटीना से आपको कनेक्ट कर देगा। तो ये बहुत फास्ट होता है, और वो होता है। तो पहले काफ़ी इसमें पैसे लगते थे, मतलब कहते थे आप एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तो, अभी भी शायद थोड़ा बहुत है, आई डोंट नो। इंडिया में अगर जाते हो आप तो कहीं लगता है क्या पैसे से? अब तो नहीं लगता मेरे ख्याल से। पहले ऐसा होता था, आप दिल्ली से यूपी चले गए तो 250 रुपये आपके कट जाते थे पहले ही, कि आपने वहाँ से बात करनी शुरू करी तो, या 100 रुपये कट गया। हमारे टाइम पे शायद 90 रुपये कट। हाँ, आवाज़ ब्रेक हो रही है, क्या बोल रहे हो आप? बहुत लिमिटेड है मेरे ख्याल से, अब तो नहीं होता ऐसा। हाँ, तो ये भी एक चीज़ थी ना। तो यहाँ पे आप जब आप करते हो तो आप क्या करते हो, जब कभी को आप कॉल करते हो तो डायलर कॉल जो करते हो आप, ये जाती है डायलर के सेल एंटीना, जिस भी आप एरिया में हो उसका जो भी सेल में जो आप हो उसका जो भी एंटीना है वहाँ जाती है। फिर ये MTSO पे जाती है, और MTSO फिर उसको जो आपका कॉलर का सेल है उसमें डाल, उसके एंटीना में भेजता है। और फिर ये जो है जो सेल फोन है वहाँ चली जाती है, जहाँ पे हमने कॉल्ड किया है सेल फोन, उस पर चली जाती है। ठीक है, तो पहले MTSO बीच में आता है इसमें, यानी, है ना, यानी आपकी जो आवाज़ है वो ट्रैक हो रही है बीच में। ठीक है, आगे मूव करते हैं। मैं नोट कर लिया। अब एक टर्म आती है सिम। जो आप सिम यूज़ करते हो तो सिम की फुल फॉर्म होती है, नोट कर लिया ना, या रह गया किसी का? हो गया सर। ओके, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो ये पूछ सकता है आपसे, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ द सिम। तो सिम की रिक्वायरमेंट होती है, और फ़ोन का यूज़ क्या करते हैं तो आपको बताने की जरूरत नहीं है आज फ़ोन का क्या क्या यूज़ होता है। गवर्नमेंट एजेंसी, सिविलियन क्या यूज़ करते हैं। कुछ इसमें प्रिकॉशंस हैं कि जहाँ पे लाइब्रेरी है, सिनेमा है, वहाँ पे आपको बंद रखना चाहिए फ़ोन, ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे, तो पता ही है आपको सब। और ड्राइविंग करते हुए यूज़ नहीं करनी चाहिए ज़्यादा लंबे टाइम तक। बात, ये सबके आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें स्पेशली लिखा है यंगस्टर जो है लंबे टाइम तक बात करते हैं, एक प्रॉब्लम है। टॉकिंग द सेंसिटिव इशू इसमें नहीं करने चाहिए क्योंकि एक ट्रैक हो रहा है, और फ्लाइट के टाइम पे इसको स्विच ऑफ करने की वो दी जाती है क्योंकि उससे इंटरफेयर करते हैं उसके सिग्नल, तो प्रॉब्लम हो सकती है। ह्यूमन हेल्थ के लिए प्रॉब्लम है, रात को सोते हुए तकिए से दूर रखो फ़ोन को। तो ये सब है। और जो सेलुलर एंटीना, जिनके घर के पास एंटीना है, वहाँ पे भी कहते हैं कि प्रॉब्लम, ये मैंने भी चर्चा का विषय है कि कितनी प्रॉब्लम होती है, लेकिन लोग कहते हैं कि उससे प्रॉब्लम होती है। तो वो प्रॉब्लम है यहाँ पे। और लो फ्लाइंग जो एयरक्राफ्ट है उनको भी प्रॉब्लम आती है, जो एंटीना होते हैं वो उनके सिग्नल से वो करते हैं, इंटरफेयर करते हैं। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, विच इज GPS, ग्लोबल 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 पोजिशनिंग सिस्टम। आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये GPS होता है।
तो जीपीएस आप लोगों ने यूज ही किया होगा, तो उसमें कोई बताने वाली बात तो है नहीं कि कैसे कैसे काम दिखता है। आपको दिखता क्या है वो तो पता है आपको। अब ये करता क्या है, कैसे करता है काम, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो जो जीपीएस होता है ये एक सिस्टम ऑफ 24 सैटेलाइट का है। सिस्टम ऑफ 24 सैटेलाइट्स होता है, जिनकी हाइट जो होती है अराउंड 20,000 किलोमीटर होती है फ्रॉम द सरफेस। एंड फॉर एक्यूरेट आपका जो होता है उसके लिए ज़्यादा सैटेलाइट से आप लिंक होने चाहिए। फॉर एक्यूरेट पोजिशनिंग एटलीस्ट 4 सैटेलाइट जो है आपके मस्ट बी विजिबल फ्रॉम अ पॉइंट। ये एटलीस्ट है। ठीक है, अब ये सैटेलाइट आपकी पोजीशन को कैसे वो करता है, मेजर कैसे करते हैं, उन्हें एक्यूरेसी क्यों लाते हैं, आपको इसके एप्लीकेशन तो पता ही है, सैटेलाइट की बताने की जरूरत नहीं है मुझे। अब ये एक्यूरेसी कैसे लाता है सैटेलाइट, जैसे मान लो आपने कोई सिग्नल भेजा और वो सिग्नल सैटेलाइट पे पहुंचा, तो उसको कुछ टाइम लगेगा वहाँ तक पहुंचने में। उतनी देर में आप कुछ मूव कर जाओगे यहाँ या वहाँ, मैंने कहीं भी आप मूव करोगे। अब जो सैटेलाइट ने जो सिग्नल आपको भेजा, तो उसको आने में टी टाइम लगा मान लो, ये सैटेलाइट को आपसे रिसीव करने में टी टाइम लगा, तो आप इस टी टाइम में मान लो आप पहले यहाँ पे थे, आप जो पहला सिग्नल आया या आपने रिसीव किया, तो उसके बाद आप टी टाइम में इस एरिया के अंदर हो सकते हो, कहीं भी आपकी स्पीड हो सकता है इधर को हो या इधर को हो या इधर को हो, तो आप यहाँ कहीं होगे। अब एक और सैटेलाइट है मान लो, उसने भी सिग्नल भेजा है ना, और आपने रिसीव किया, तो उसके हिसाब से आप जो है आपने सिग्नल जो भेजा था आप यहाँ कहीं हो, उसके हिसाब से दूसरे के हिसाब से, और तीसरे के हिसाब से तो आप कहाँ हो गए, फिर आप यहाँ हो गए यानी एक्चुअली। दो सैटेलाइट आपके आपस में डाटा मैच किया जाएगा, तो निकलेगा कि आपकी पोजीशन यहाँ कहीं है। अब आप अगर और तीसरे सैटेलाइट को भेजोगे तो और एक्यूरेट, मान लो उसने बोला कि मैं आप यहाँ कहीं हो, तो यानी और क्लियर होगा कि आप यहाँ कहीं हो एक्चुअली। तो जितने सैटेलाइट आपके ज़्यादा होंगे उतने आपकी पोजीशन ज़्यादा ज़्यादा एक्यूरेट होती चली जाएगी, है ना। तो ये सैटेलाइट जो होते हैं वो आपकी पोजीशन को एक्यूरेट कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है ये। यस सर। ओके, तो यहाँ पे जो है चैप्टर खत्म हो गया है ये। अब इसके क्वेश्चंस कुछ हैं वो कर लेते हैं फटाफट से। दो तीन न्यूमेरिकल हैं, दो और फिर कुछ टाइम है हमारे पास में। एक दो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसीज हायर देन 10 megahertz are found not to be reflected by ionosphere। ठीक है, तो कह रहा है मोर नॉट मोर देन, ये क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी वाली बात कर रहा है, और ये ऑन अ पर्टिकुलर डे बोल रहा है। तो क्योंकि उसकी आयन की जो होती है वो चेंज होती रहती है डेंसिटी वगैरह, तो पर्टिकुलर डे में जो है कुछ डेंसिटी रही होगी, तो कोई पर्टिकुलर सिग्नल वो हो रहा है एट अ प्लेस। कैलकुलेट द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ आयोनोस्फेयर। तो मैं आपको बताता हूँ, फॉर्मूला ने थोड़ी देर पहले देखा था। फ्रीक्वेंसी क्रिटिकल जो होती है 9 टाइम
एन होती है। तो क्रिटिकल जो होगी वो एन मैक्स के बराबर हो जाएगी, जब क्रिटिकल होगी तो एन मैक्स होगा। तो यहाँ से हमें एन मैक्स निकालना है, तो बताओ कितना आंसर आएगा इसका एन मैक्स का। सर एन मैक्स क्या था? एन मैक्स था कि मैंने, अगर मान लो कि आपके आयन की कोई कैपेसिटी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वो है, वॉल्यूम है, तो उस पर डिपेंड करेगा कि कौन सी फ्रीक्वेंसी आपकी रिफ्लेक्ट होगी। तो एन और ये प्रोपोर्शनल होते हैं आपस में। तो जो मैक्सिमम, अगर म्यू सी जो एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो उससे रिफ्लेक्ट हो रही है, तो एन मैक्स पे डिपेंड करेगी, है ना। उससे कम वाली तो हो ही जाएंगी फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट, अगर कम वाली भेजोगे। अगर ज़्यादा भेजोगे तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होंगी, नहीं तो फिर आपको एन मैक्स बढ़ाना पड़ेगा उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये एन मैक्स इज नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम है। ये इलेक्ट्रॉन ओके सर। है ना, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिखा है सर। तो 1.1 इंटू 10⁻13। 12 आ रहा है 10 टू पावर। टेन मेगा हर्ट्ज है ये, तो 10⁻7 उसका फिर स्क्वायर करोगे, 10⁻14 आएगा, डिवाइड बाय 81 करना पड़ेगा आपको, 9 का स्क्वायर। ओके सर, हो गया। म्यू सी नहीं, सॉरी, ये एन होगा, एन मैक्स। ठीक है, तो कर लोगे सब लोग मेरे ख्याल से, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। एन यस सर। ओके, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं था ये, अगला भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ऑन अ पर्टिकुलर डे, मैं से देख रहा हूँ, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बोल रहा है ये, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्टेड बाय द आयनोस्फीयर इज 10 मेगा हर्ट्ज, एंड ऑन द अदर डे, ऑन अदर डे म्यू मैक्स इज 11 मेगा हर्ट्ज। तो निकाल ही लोगे, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ आयन बोल रहा है, निकाल लोगे मेरे ख्याल से, कोई बताने की जरूरत नहीं है ना, तो कर लोगे यस चल। सर। ठीक है, तो कर लिख लो, कर लेना फिर खुद। इसमें n1/n2 बताना है आपको कि आयन का रेशो क्या होगा दोनों दिन में। तो इसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। आंसर इसका आ जाएगा 1.21, 11/10 आ जाएगा, 1.21 का स्क्वायर करोगे तो ये आंसर है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं सीधा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर विच EM wave must be propagated for the D region, मतलब D layer, to have a refractive index of 0.49, electron density for D layer is 10⁹ per मीटर क्यूब। तो मैं इसका फॉर्मूला लिख लेता हूँ, तो आप खुद कर लेना इसको। फॉर्मूला आप लोगों ने लिखा भी था, जो म्यू होता है दैट इज इक्वल टू, सॉरी
म्यू जो होता है दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 81.45 n, वो वाला फॉर्मूला है ये, है ना। इसको यूज करना है हमें, और फाइनल आंसर जो यहाँ पे आएगा वो आएगा आपका 3.27 × 10⁵। तो डायरेक्ट फार्मूला है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो आई होप आप लोग कर लेंगे। ठीक है, यस सर। चलो अगला एक क्वेश्चन कर लेते हैं टावर से रिलेटेड। जो हमने टावर का पढ़ा था फॉर्मूला, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, वो करते हैं। क्वेश्चन है अ टीवी टावर हैज हाइट of 100 meter. How much population is covered by the TV broadcast if the average population density around the tower is 1500 per kilometer square. Radius of the earth is 6.37 10⁶ मीटर। इसको निकाल लो फटाफट से। मेरे ख्याल से भी निकाल लोगे आप, है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, तो थोड़ा कैलकुलेशन के लिए टाइम लगेगा आपको। तो मैं इसका भी आंसर लिख देता हूँ आपको, एक बार सॉल्व कर लेना आप लोग। इसका आंसर आएगा 6 × 10⁶, यानी लगभग 6 मिलियन पॉपुलेशन को ये सर्व कर रहा है। ठीक है, आगे चलें। यस सर। ठीक है, अब सब्जेक्ट एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पे हो गए हैं, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है सीबीएसई का ही है, व्हाई इज द कम्युनिकेशन using line of sight mode limited to the frequency above 40 megahertz, है ना। जो लाइन ऑफ वाई द कम्युनिकेशन ऑफ लाइन ऑफ साइट मोड इज लिमिटेड टू द फ्रीक्वेंसी अबव 40 मेगाहर्ट्ज। तो 40 मेगाहर्ट्ज को हम लाइन ऑफ साइट से क्यों भेजते हैं, मतलब उसको उससे क्यों नहीं करते, हम स्काई वेव की तरह क्यों नहीं भेजते हैं। तो उसमें रीज़न ये है कि ये जो है आयोनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट नहीं होती। फ्रीक्वेंसी अबव 40 मेगाहर्ट्ज आर नॉट रिफ्लेक्टेड बाय आयोनोस्फीयर। तो इसको हम स्काई वेव की तरह यूज नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल। दूसरा, इसकी क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो इसका जब अगर ग्राउंड वेव की तरह यूज़ करोगे तो आपने देखा था कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उसका एनर्जी लॉस ज़्यादा होता है। फ्रीक्वेंसी हाई तो एनर्जी लॉस इज हाई। तो इसको ग्राउंड वेव की तरह भी यूज़ नहीं कर सकते। तो इसको जो हम यूज़ करते हैं वो हम एज अ जो है ऐसे यूज़ करते हैं जो आपकी लाइन ऑफ साइट से सीधा चली जाए स्काई वेव की तरह। उसको हम स्पेस वेव की स्पेस कम्युनिकेशन की तरह यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसके रीज़न है, आगे मूव करते हैं। ये क्लियर है।
ठीक है, सेम इसका रीजन है कि आप टीवी जो सिग्नल होते हैं उनको क्यों भेजते हो उसके थ्रू। तो टीवी सिग्नल में भी प्रॉब्लम है कि इनको डायरेक्ट तो रिफ्लेक्ट होते नहीं है आयोनोस्फीयर से, और ग्राउंड से भेजोगे तो वो हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको हम लाइन ऑफ साइट के थ्रू भेजते हैं। तो ये टीवी सिग्नल के लिए भी सेम वो है ना, कंसेप्ट। ठीक है, आगे चलें। लिया नोट, ये कैसे कर रहे हो अभी? अरे हाँ ना तो बोलो। यस सर। कर लिया। अब एक है क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव सैटेलाइट। मैं बीच में डिस्कस कर रहा था, जैसे मून जो है पैसिव सैटेलाइट है, जिसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट वगैरह आप रखते हो रिफ्लेक्शन के लिए, उसके लिए एनर्जी के लिए, उनको बोलते हैं एक्टिव। और जो ऐसे ही हैं नेचुरल सैटेलाइट हैं उनको बोलते हैं पैसिव। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम एंटीना होता है इनके पास रिसीव करने के लिए, पावर सप्लाई, एम्पलीफायर, ट्रांसमीटर, वो सब होते हैं। ये सब होता है इनके पास। तो पैसिव सैटेलाइट जो आपके होते हो, जैसे नेचुरल सैटेलाइट हैं आपके, नेचुरल हैं या मान लो, नेचुरल भी क्या बोल, मतलब रिफ्लेक्ट कर पाए, जैसे मान लो मेटल कोटेड प्लास्टिक बैलून, जैसे भी फेसबुक कुछ टाइम बात कर रहा था कुछ टाइम पहले कि हम बैलून से वो करेंगे, इंटरनेट देंगे, तो मेटल कोटेड जो वो होते हैं आपके बैलून, रिफ्लेक्टर, तो पैसिव सैटेलाइट होते हैं, उनमें कोई मैंने ऐसे वो नहीं होते एक्टिव डिवाइस। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि मून को क्यों नहीं यूज़ कर सकते सैटेलाइट की तरह। मैंने आपको बता दिया मून में क्या प्रॉब्लम है, कि मून जो है उसका टाइम पीरियड वगैरह सिंक्रोनाइज नहीं है हमारे साथ, वो प्रॉब्लम है, इक्वेटोरियल लाइन पे नहीं है ना, और भी कई सारी उसमें डिस्टेंस जो है वो प्रॉपर नहीं है, चेंज होता रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऑन व्हाट फैक्टर, ऑन व्हाट फैक्टर्स in fact does the maximum range of ground wave propagation depends। अगर आप ग्राउंड वेव भेज रहे हो जो ग्राउंड के साथ चल रही हैं, तो किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा कि वो कितना दूर तक जाएंगी। तो ये डिपेंड करेगा कि आपने कितनी उसको पावर दी है शुरू में, और दूसरा उसमें लॉस कितना रहा है, फ्रीक्वेंसी कितनी है उसकी। तो एक तो डिपेंड करेगा ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव, एंड पावर ऑफ ट्रांसमीटर। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं जो आते रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि जहाज जब जाता है तो आपके टीवी में डिस्टरबेंस क्यों होता है, तो वही है कि आपके जो सिग्नल आ रहे होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, है ना, तो इसलिए आपका वो होता है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अब, जो सीबीएसई में आया था, छोटा सा क्वेश्चन है,
a fax message is to be sent from Delhi to Washington via a geostationary satellite. Calculate the minimum time delay between the dispatch and getting received. और हाइट ऑफ द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट दी हुई है, आपको पता ही है 36,000 किलोमीटर होती है। तो कितना टाइम लगेगा उस सिग्नल को जाने में और वापस आने में, और आई थिंक आप इनके डिस्टेंस को नेगलेक्ट कर सकते हो। नहीं, यहाँ से अगर सिग्नल जाएगा दिल्ली से और वापस आएगा वॉशिंगटन में, तो मेन टाइम यहाँ पे लगेगा 36,000 किलोमीटर और 36,000 किलोमीटर लगभग मान सकते हो इसको बराबर। हालांकि थोड़ा सा इसके कारण भी फर्क पड़ेगा क्योंकि ये डिस्टेंस आपका 2 आवर है लगभग। तो हम 36,000 मान के चलते हैं, या देखो क्या आंसर आएगा इसका। अगर 36,000 मान के चलेंगे, 36,000 प्लस 36,000 जाएगा वो, तो जो टाइम लगेगा वो लगेगा 2D/v या c, तो 2 इंटू 36,000 बाय लाइट की स्पीड। 36,000 किलोमीटर है ये, तो मीटर में चेंज कर देते हैं, तो कितना आएगा ये 10⁶, 2 बचा नीचे, तो 72/3 इंटू 10⁻²। 3 से काटोगे 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 10⁻−2, तो लगभग 0.024 सेकेंड लगेंगे सिग्नल को जाने में और आने में। तो इतनी देर लगेगी वहाँ पे प्रोसेस होने में। ठीक है, डन। कोई रेज हैंड कर रहा है, कुछ पूछ रहे हैं क्या? तो विद दिस क्वेश्चन वी हैव फिनिश अवर दिस सिलेबस ऑफ 12th क्लास। तो ये चैप्टर भी खत्म हो गया और सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब नेक्स्ट क्लास में जब भी हम मिलेंगे तो अब रिवीजन शुरू करेंगे विद सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्लास को एंड करते हैं यहाँ पे मेरे ख्याल से, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। सर किसके क्वेश्चन लेंगे, मिक्स या फिर कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर के? देखो ऐसे करते हैं कि आप लोग जो है 12th शुरू कर दो जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इलेक्ट्रोस्टैट से, और मैं शुरू करता हूँ काइनेमेटिक्स से। ठीक है, तो आप लोग उसको खत्म करते हैं, चलो प्रीवियस ईयर के 2-3 साल के जो क्वेश्चन है, कई सारे पेपर हुए हैं आपके जेई के, और मैं ट्राई करूँगा काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करने का। तो फिर मेरे साथ काइनेमेटिक्स करते जाना, जो जो होगा। मैंने पहले काइनेमेटिक्स, फिर न्यूटन लॉ, फिर जो जो है एक एक करके। तो 10-12 क्लास लगेंगी हमें, या हो सकता है 7-8 क्लास में हो जाए। 10 मान के चलो, लगभग 10 क्लास लगेंगी। तो 10 क्लास में लगभग 2.5 महीना हुआ, तो 2.5 महीने में लगभग ये खत्म कर देंगे अपना। अगर एक ही क्लास मिलती है पर वीक या 2 डिपेंड करेगा कितनी क्लास मिल रही है। तो आप लोग तब तक अपना इलेक्ट्रोस्टैट करते रहो मेरे ख्याल से, तो बेस्ट रहेगा। दोनों आपके खत्म हो जाएंगे साथ साथ। मैं आपका 11th वाले करा दूंगा, आप 12th वाले कर लेना, है ना? सर अभी कुछ लगभग जनवरी में मैंने शुरू से वो करना स्टार्ट किया था, रिवीजन इलेक्ट्रोस्टैट से। तो उसके बाद मैं वो कर रहा था जेई मेन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो सर कहीं पे जैसे अगर मान लीजिए 26 जुलाई का शिफ्ट 1 का पेपर है, तो कहीं पे तो वो कुछ उसके क्वेश्चन अलग दे रखे हैं, कहीं पे उसके क्वेश्चन अलग दे रखे हैं, तो वो कहाँ से मिलेंगे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के? यार एग्जैक्ट तो ज़्यादातर है नहीं किसी के पास ही, मतलब वो लोगों ने ऐसी, किसी ने, होता क्या है, लोगों ने वो करने के चक्कर में ना, जल्दी जल्दी पब्लिश करने के चक्कर में
क्या करते हैं लोग कि बच्चों से ले लेते हैं कि क्या आया था हमारे पेपर में, बताओ बताओ बताओ, फिर वो अलग अलग हो जाते हैं लोगों के आंसर क्वेश्चन जो हैं। बाद में फिर वो सीबीएसई निकालती है या आईआईटी निकालती है, उसके बाद तब वो एनटीए, तब तब आता है वो। तो ऐसा कोई क्या एग्जैक्ट तो किसी के पास नहीं है, लेकिन वो लगभग लगभग एक्यूरेट होंगे, मतलब 90% तो सही होंगे। तो आप कर सकते जैसे जैसे कि जो मैंने किया था जुलाई का, वो उसमें बहुत मुश्किल क्वेश्चन आए थे, जैसे हम क्लास में करते हैं और नेट में देखे तो इतने आसान कि डिस्क का इनर्शिया ये है तो जायरेशन का वो रेडियस का होगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे। वो तो शिफ्ट अगर शिफ्ट सेम थी। जैसा पूरा सेम था, शिफ्ट सेम, मॉर्निंग शिफ्ट और डेट भी सेम। तो फिर या तो गलती हुई होगी कोई ना कोई, लेकिन पेपर होता है ऐसा कि एक कई 2-3 पेपर इजी आते हैं, 2-3 टफ आ जाते हैं, काफी टफ आ जाते हैं बल्कि। वो चलता रहता है वो तो, खैर अप एंड डाउन। तो आप कर सकते हो क्वेश्चन, वो लगभग सही होंगे। थोड़ा बहुत हो सकता है कहीं पे एक आधा कोई आपको गलत गलत मिल जाए, ऐसा नहीं तो लगभग 80-90% सही होंगे, क्योंकि जो पूछते हैं वो बच्चों से, तो वो बच्चे सही बताते हैं, लगभग मैंने हो जाता है वो। तो कई सारे इंस्टीट्यूट जो पूछ के पहले ही बनाते हैं, हालांकि बाद में वो फिर एनटीए भी दे देता है पेपर, वो आ जाते हैं उसकी नेट बच्चे के भी पास भी। तो कर सकते हो आप, कोई इशू नहीं है जो भी आप कर रहे हो। और मैं भी यहाँ से स्टार्ट करता हूँ काइनेमेटिक्स से, जो मेरे को वो करते हैं। ठीक है, तो और जो बच्चे नीट वाले हैं उनके लिए भी यूज़फुल है, क्योंकि आपको भी रिवीजन करना ही है। दूसरी बात, आपके पेपर जो है जेई वाले और नीट में काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर काइनेमेटिक्स से जब भी क्लास होती है। ठीक है, यस सर। चलिए ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय ऑल ऑफ यू। गुड नाइट सर।